हेलो एवरीवन, वेलकम टू खंडेलकर एकेडमी। इस लेक्चर में हम नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक डिस्कस करेंगे। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि एमपीपीएससी की यूनिट 10 डिस्कस की जा रही है। इसके पहले हमने कुछ लेक्चर अपलोड कर चुके हैं। आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट बनी हुई है, उसमें जाके संवैधानिक और सांविधिक संस्थाओं की प्लेलिस्ट बनी हुई है यूनिट 10 के नाम से एमपीपीएससी, तो आप उसे विजिट करके देख सकते हैं। सारे लेक्चर एपीएल पब्लिकेशन की बुक डिस्कस की जा रही है, सारी बुक डिस्कस किया जाएगा। आपको हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, उससे आपको आने वाले नोटिफिकेशन मिल सके, और कमेंट भी करना है फ्रेंड्स। तो आइए शुरू करते हैं, ज़्यादा देरी ना करते हुए नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि नियंत्रक और महालेखा परीक्षक होता क्या है, तो इसके बारे में जानकारी होना जरूरी है। भारत में नियंत्रक और महालेखा परीक्षक एक स्वतंत्र संस्था के रूप में कार्य करता है और इस पर सरकार का नियंत्रण नहीं होता। भारत के नियंत्रण और महालेखा परीक्षक की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक ही भारतीय लेखा परीक्षक और लेखा सेवा का भी मुखिया होता है। तो ये बात रखना है आज आपको, भारतीय लेखा परीक्षा और लेखा सेवा का भी मुखिया होता है। इसके अलावा यहां से क्वेश्चन बन जाते हैं, देखिए और क्या क्या क्वेश्चन बनेंगे। तो नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को ही शॉर्ट फॉर्म में कैग कहा जाता है। फ्रेंड्स याद रखना है, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, कैग, इसे ऐसा भी लिखते हैं कैग, तो ये याद रखना है, इसे ही कैग कहा जाता है। अब बात करते हैं बुक के अनुसार। तो देखिए, भारत के संविधान के अनुच्छेद 148 में नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया के स्वतंत्र पद की व्यवस्था की गई है। एक स्वतंत्र पद की व्यवस्था की गई है जिसे संक्षेप में महालेखा परीक्षक भी कहा जाता है। इसे संक्षेप में महालेखा परीक्षक भी इसे ही कहा जाता है। यह लोक वित्त का संरक्षण होने के साथ साथ लोक वित्त का मतलब क्या हुआ? लोगों का वित्त, लोगों का धन। लोक वित्त का संरक्षण होने के साथ साथ देश के संपूर्ण वित्तीय व्यवस्था पर नियंत्रण होता है। इसका जो है संपूर्ण वित्तीय व्यवस्था पर नियंत्रण होता है। इसका नियंत्रक राज्य एवं केंद्र दोनों स्तर पर होता है। इसका नियंत्रक राज्य एवं केंद्र दोनों स्तर पर होता है। तो आपको समझ में आ गया होगा कैग क्या होता है। तो देखो, भारत का एक सीएजी होगा, ऐसा लिख रखा है अनुच्छेद 148 में। भारत का एक सीएजी होगा जिसकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाएगी। सीएजी केंद्र और राज्य के बीच, सीएजी केंद्र और राज्य के बीच लेखाओं की सत्यता की जांच करता है। लेखाओं की सत्यता की जांच करता है तथा स्थानीय निकायों की लेखाओं की भी जांच करता है, यानी स्थानीय निकायों की भी करता है। तो कैग केंद्र और राज्य के लेखाओं की सत्यता की जांच करता है, ये आपको याद रखना है। तो ये आपको याद रखना है। तो लेखाओं की सत्यता की जांच करता है कैग, है ना। और ये सीएजी मुखिया भी होता है, ये याद रखना है, मुखिया भी होता है। और जैसे ये बात करें सार्वजनिक धन लोक वित्त का संरक्षण के रूप में भी कार्य करता है। यहां पे लिखा हुआ है, देखिए, यह लोक वित्त का संरक्षण यानी सार्वजनिक धन लोक वित्त का संरक्षण के रूप में कार्य करता है। और एक क्वेश्चन यहां से बन जाता है, डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर जी ने इन्हें सबसे महत्वपूर्ण अधिकारी पद, सीएजी का जो पद है, इस पद को डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर जी ने इसे सबसे महत्वपूर्ण अधिकारी पद भी कहा है। यानी इनका कथन था, डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर जी का कथन रहा है, ये सबसे महत्वपूर्ण अधिकारी पद किसका है? तो कैग का है। ये पूछा जा सकता है, आपको याद रखना है। तो यहां से आपको समझ में आ गया होगा, सार्वजनिक धन लोक वित्त का संरक्षण के रूप में भी कार्य करता है। आगे चलते हैं फ्रेंड्स, ये अनुच्छेद याद रखना है, डायरेक्ट पूछा जाता है। उसके बाद देखिए, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, डायरेक्ट पूछा जाएगा। इसका कार्यकाल 6 वर्ष और 65 वर्ष जो भी पहले हो तक होता है। तो ये याद रखना है, कार्यकाल 6 वर्ष 65 वर्ष जो भी पहले हो। इसके पूर्व भी राष्ट्रपति त्याग पत्र दे सकता है, यानी इसके पूर्व भी राष्ट्रपति को त्याग पत्र दे सकता है अगर इसे हटना है। तो राष्ट्रपति द्वारा नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक को हटाया जा सकता है। जैसा उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने की प्रक्रिया है, उसी आधार पर राष्ट्रपति इसे हटा भी सकता है। तो याद रखना है, हटाया भी जा सकता है।
अब बात करते हैं नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के प्रमुख कार्य देख लेते हैं। तो इनके क्या क्या कार्य हैं उसको देख लेते हैं। तो देखिए, इनके कार्य याद रखना है आपको, कभी बन भी सकते हैं क्वेश्चन, नहीं भी बन सकते, इसलिए याद रखना है इनके कार्य क्या है, इनके कार्य क्या नहीं है। तो ये आपको थोड़ी सी इसकी जानकारी। तो देखिए पहला क्या कह रहा है, भारत की संचित निधि, भारत की संचित निधि प्रत्येक राज्य की संचित निधि और प्रत्येक संघ शासित प्रदेश किसको बोलते हैं? जैसे दिल्ली संघ शासित प्रदेश है क्योंकि वहां पे केंद्र शासित भी है और खुद का भी है, यानी संघ का, इसलिए उसको संघ शासित प्रदेश कहेंगे। केंद्र भी है और राज्य भी है, इसलिए उसको संघ शासित प्रदेश। जहां विधानसभा हो, ये सभी संघ शासित प्रदेश वो होता है जहां पे विधानसभा होती है, उसे कहा जाता है संघ शासित प्रदेश। ये सभी व्यय संबंधित लेखाओं की लेखा परीक्षा करता है, ये इसका काम है। संचित निधि के बारे में आपको जानकारी के लिए मैं बता दूं, संचित निधि संविधान के अनुच्छेद 266(1) के अनुसार सरकार को मिलने वाले सभी राजस्व जैसे सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क, आयकर, संपाद शुल्क, अन्य कर, जितने भी कर है, अन्य कर एवं शुल्क और सरकार द्वारा दिए जाने वाले ऋणों की वसूली से जो धन प्राप्त होता है उसे ही भारत की संचित निधि, यानी वही जो कर पूरा प्राप्त होता है वे सभी संचित निधि में जमा किए जाते हैं, उसे संचित निधि कहते हैं। तो ये समझ में आ गया होगा आपको। वह भारत की संचित निधि और भारत के लोक लेखा सहित प्रत्येक राज्य की आकस्मिक निधि और प्रत्येक राज्य के लोक लेखा संबंधित व्यय की लेखा परीक्षा करता है। तो आकस्मिक निधि क्या होती है, इसके बारे में भी जानकारी होना। आकस्मिक निधि जो होती है, आकस्मिक निधि का उल्लेख अनुच्छेद 267 में है, 267 अनुच्छेद 267 में है। यह निधि राष्ट्रपति या कार्यपालिका या सरकार के अधीन होती है। यह निधि जो आकस्मिक निधि जो है, ये निधि राष्ट्रपति या कार्यपालिका या सरकार के अधीन होती है, अर्थात इस निधि से पैसा निकालने के लिए संसद की इजाजत की जरूरत नहीं पड़ती। इस निधि से पैसा निकालने के लिए संसद की इजाजत की जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन इस निधि का गठन संसद ही करती है, अर्थात संसद ही तय करती है कि इस निधि में कितना पैसा होगा। इसे बोलते हैं आकस्मिक निधि। अगला चलते हैं, केंद्र सरकार और राज्य सरकार के किसी विभाग द्वारा सभी ट्रेडिंग, विनिर्माण लाभ, हानि लेखाओं, तुलन पात्रों और अन्य अनुषंगी लेखों की लेखा परीक्षा करता है। वह केंद्र और प्रत्येक राज्य की प्राप्तियों और व्यय की लेखा परीक्षक स्वयं को यह संतुष्ट करने के लिए करता है कि राजस्व के कर निर्धारण, संग्रह और उचित आवंटन पर प्रभावी निगरानी सुनिश्चित के नियम और प्रक्रियाएं निर्मित की गई है। तो ये भी सब इसके कार्य है, याद रखना है। वह केंद्र सरकार के लेखा से संबंधित रिपोर्ट राष्ट्रपति को देता है या केंद्र सरकार के लेखों से संबंधित रिपोर्ट राष्ट्रपति को देता है, जो संसद के पटल पर रखी जाती है, पटल पर रखते हैं, जो संसद के पटल पर रखते हैं अनुच्छेद 151 के तहत। परीक्षा विशेष देख लेते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है। क्या हुआ था, इतिहास की बात करें तो 1857 में लॉर्ड कैनिंग ने मुंबई हो गया, कलकत्ता, मद्रास में महालेखा परीक्षक के पद को सृजित किया था। सबसे पहले अपने भारत में 1857 में लॉर्ड कैनिंग ने महालेखा परीक्षक के पद को सृजित किया था। फिर क्या हुआ, 1958 में भारत में प्रशासनिक नियंत्रण ईस्ट इंडिया कंपनी, तो ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन था 1858 के पहले, और 1858 के बाद ब्रिटिश क्राउन के अधीन हो गया था ना, ब्रिटिश क्राउन का शासन चल रहा था अपने भारत में, तो ब्रिटिश क्राउन के अधीन आ गया था। भारत सरकार अधिनियम 1958 के तहत महालेखाकार कार्यालय का गठन भी किया गया था। भारत शासन अधिनियम 1958 आया था, भारत शासन अधिनियम, जिसके द्वारा के तहत महालेखा कार्यालय का गठन किया गया था, आपको याद रखना है। उसके बाद बात करते हैं आगे, सर एडमंड ड्रमोंड जो पहले ऑडिटर जनरल के रूप में नियुक्त किए गए थे। तो क्वेश्चन आ सकता है, भारत के पहले ऑडिटर जनरल कौन थे? सर एडमंड ड्रमोंड को पहले ऑडिटर जनरल के रूप में नियुक्त किया गया था। इसके कुछ समय पश्चात भारत में महालेखा परीक्षक को लेखा परीक्षक और महालेखाकार कहा जाने लगा। तो इन्हीं को कहा जाने लगा, लेखा परीक्षक और महालेखाकार कहा जाने लगा। स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक वी नरहरि राव थे। ये कब बने थे? 1948 से
54 तक। 47 में देश आजाद हुआ और पहले कौन से रहे? वी नरहरि राव थे। तो इनका नाम आ सकता है डायरेक्ट पेपर में, याद रखना इनका नाम वी नरहरि राव, ये भारत के पहले केग थे। जबकि स्वतंत्र भारत के प्रथम अंग्रेज नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक सर क्या नाम है इनका? सर बार्टीई स्टेग थे। कौन थे? सर बार्टीई स्टेग थे। तो अंग्रेज पूछेगा, प्रथम अंग्रेज पूछेगा तो इनका नाम लगाना है, और भारतीय पूछा यानी भारत में आजादी के बाद के पूछा तो नरहरि राव। तो दोनों इंपॉर्टेंट है, दोनों सब याद रखना है फ्रेंड्स, क्वेश्चन कहीं से भी निकलेंगे और बनेंगे। बात करते हैं भारत में नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक की सूची दी हुई है, यहाँ पे कौन कौन रहे हैं तो देख लेते हैं। देखिए पहले कौन थे? वी नरहरि राव 48 से 54 तक रहे थे। इनके बाद कौन बने? एस के चंदा, फिर श्री एस के राय भी बने हैं, एस रंगनाथन, एम बक्सी, ज्ञान प्रकाश जी भी रहे हैं, टी.एन. चतुर्वेदी, सी.जी. सोमैया, वी के सुंगलू, वी.एन. कौल ये भी रहे हैं, सब नाम याद रखना है। विनोद राय जी भी रहे हैं, शशिकांत शर्मा जी ये भी केग रहे हैं भारत के, और राजीव महर्षि केग थे 13वें नंबर के और 14वें नंबर के वर्तमान में। श्री गिरीश चंद्र मुर्मू है 8 अगस्त 2020 से वर्तमान तक है, अभी तक वर्तमान में कौन है? श्री गिरीश चंद्र मुर्मू। भारत के राष्ट्रपति ने इन्हें शपथ दिलाई थी 8 अगस्त 2020 को। तो याद रखना इनके पहले कौन थे, ये भी याद रखना है। 13वें नंबर के राजीव महर्षि 2017 से 20 तक थे ये। तो ये आपको समझ में आ गया, लिस्ट दी हुई है, पहले कौन थे याद रखना है, और वर्तमान में कौन है, वर्तमान के पहले कौन है। अब बात करते हैं महालेखाकार की। महालेखाकार को इंग्लिश में क्या बोलते हैं फ्रेंड्स? इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसे? महालेखाकार को इंग्लिश में अकाउंटेंट जनरल A&G क्या बोलते हैं? अकाउंटेंट जनरल A&G कहते हैं। तो अपने को मध्य प्रदेश से रिलेटेड है तो इनको पढ़ना है, क्योंकि MPPSC की एग्जाम है तो MP से रिलेट करके ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे। मध्य प्रदेश में राज्य एवं केंद्र सरकार के अधीन विभिन्न विभागों व संगठनों की लेखा परीक्षक के लिए भारतीय लेखा एवं लेखा परीक्षक विभाग में महालेखाकार कार्यालय के पुनर्गठन एवं विभाग में लेखा एवं लेखा परीक्षक कार्य के पृथक्करण के फलस्वरूप महालेखाकार निर्माण एवं प्राप्ति लेखा परीक्षक का कार्यालय मध्य प्रदेश के भोपाल में, देखिए भोपाल में 1 मार्च 1984 को अस्तित्व में आया है ना। कब अस्तित्व में आया? 1 मार्च 1984 को। उसके बाद क्या होता है? 1985 में ग्वालियर तथा 1 अक्टूबर 2004 को भोपाल स्थित कार्यालय को महालेखाकार कार्यालय तथा ग्वालियर स्थित कार्यालय को प्रधान लेखाकार कार्यालय कहा जाने लगा। तो ग्वालियर में जो है उसे प्रधान लेखाकार कार्यालय कहा जाने लगा। प्रधान महालेखाकार की नियुक्ति राज्यपाल की अनुशंसा से की जाती है। तो क्वेश्चन आ सकता है ये कौन करता है? तो राज्यपाल ही करता है, याद रखना है। प्रधान महालेखाकार की नियुक्ति राज्यपाल की अनुशंसा से की जाती है। ये तीनों तारीख इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, पहले बताया मैंने आपको। जो भोपाल वाली अपन ने पढ़े अभी 1 मार्च 1984 याद रखना है, फिर 85 में ग्वालियर और 1 अक्टूबर 2004 को भोपाल। ये तीनों तारीख इंपॉर्टेंट है, तारीख पूछी जा सकती है। 1 अक्टूबर 2004 को भोपाल में कार्यालय को बनाया गया। ये क्वेश्चन डेफिनेटली पूछा जाता है। ग्वालियर वाला इंपॉर्टेंट है, ग्वालियर वाला। प्रधान लेखाकार कार्यालय कहां पर है पूछा जाएगा? ग्वालियर में, मध्य प्रदेश के, याद रखना है। महालेखाकार निर्माण एवं प्राप्ति लेखा परीक्षक का कार्यालय मध्य प्रदेश के भोपाल में है, जो भारतीय लेखा एवं लेखा परीक्षक विभाग का एक भाग है। भारत के नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक के अधीन कार्य करता है। याद रखना ये जो महालेखाकार है ये भारत के नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक के अधीन कार्य करता है। यह कार्यालय राज्य शासन के निर्माण एवं वन विभाग और राज्य एवं केंद्र सरकार की प्राप्तियों की लेखा परीक्षा हेतु उत्तरदायी है। तो ये भी समझना है आपको, यहाँ पे जो लिखा है
इस कार्यालय का मुख्यालय महालेखाकार की अध्यक्षता में अरेरा हिल भोपाल में हुआ है। तो भोपाल में है इसका भवन, याद रखना है। इस कार्यालय का मुख्यालय महालेखाकार की अध्यक्षता में अरेरा हिल भोपाल में है, जबकि इसका शाखा कार्यालय ऑडिट भवन ग्वालियर में है। तो इसकी शाखा कहाँ पर है, शाखा कार्यालय कहाँ पर है, तो ऑडिट भवन ग्वालियर में है। मैंने बताया ग्वालियर वाला पूछा जाता है कई बार, है ना, तो याद रखना है आप। इसकी शाखा कार्यालय ऑडिट भवन ग्वालियर में स्थित है। यह कार्यालय 1 अक्टूबर 2004 को पहले कार्यालय महालेखाकार, लेखा परीक्षक और मध्य प्रदेश के नाम से जाना जाता था, यानी लेखा परीक्षक मध्य प्रदेश के नाम से जाना जाता था। मैंने बताया 3 तारीख इंपॉर्टेंट है, 1 अक्टूबर 2004 वाली भी इंपॉर्टेंट है। उसके पहले कौन सी बताया मैंने, 1 मार्च 1984 वाली भी इंपॉर्टेंट है, और 1985 ग्वालियर वाली भी इंपॉर्टेंट है ना। अब बात करते हैं महालेखाकार कार्यालय के मुख्य कार्य। तो महालेखाकार कार्यालय के मुख्य कार्य क्या क्या हैं, इसे भी अपने को देखना जरूरी है, क्वेश्चन कई बार बना सकता है आयोग। महालेखाकार को निम्नलिखित की लेखा परीक्षक के कार्य सौंपे गए हैं। निम्नलिखित लेखा परीक्षक के कार्य सौंपे गए हैं। पहला कार्य देखते हैं, मध्य प्रदेश में राज्य के आयकर, केंद्रीय उत्पाद एवं सीमा शुल्क विभाग से संबंधित केंद्रीय प्राप्तियां के रूप में उत्पन्न राजस्व एवं मध्य प्रदेश शासन की प्राप्तियां, ये सब कार्य सौंपे गए हैं फ्रेंड्स। ये समझ में आ गया होगा आपको इसकी मीनिंग। 1 हो गया लोक निर्माण विभाग, जल संसाधन विभाग, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग, नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण के व्यय एवं प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, मध्य प्रदेश में योजना का क्रियान्वयन, ये सब कार्य इसी के हैं करना। नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक कर्तव्य शक्ति एवं सेवा शर्तें, कर्तव्य शक्ति एवं सेवा शर्तें अधिनियम 1971 की धारा 19 के 2 एवं 14 की 1 एवं 3 के अधीन 3 निकाय, बेतवा नदी परिषद, नर्मदा नियंत्रण प्राधिकरण, ये सब हैं इसके कार्य। नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक कर्तव्य शक्ति एवं सेवा शर्तें अधिनियम 1971 की धारा 20(1) के अधीन राष्ट्रीय जल विकास अभिकरण है। ये सब कार्य हैं उसके। चौथा देखो, उपरोक्त उल्लेखनीय विभाग के संबंध में अनुदानों के विनियोग लेखाओं के लेखा परीक्षक के अतिरिक्त कार्यालय विश्व बैंक, सहायतित परियोजनाएं एवं केंद्र प्रायोजित योजना के संदर्भ में लेखा परीक्षण प्रमाणित जारी करता है। तो ये सब प्रमाणित जारी करता है, ये इसके सब कार्य हैं, याद रखना है। अब बात करते हैं इंपॉर्टेंट केग की। केग का सार देख लेते हैं, सीएजी केग का सार देख लेते हैं। नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक, तो इसके बारे में यहाँ से देखते हैं, ये बॉक्स से क्वेश्चन बन जाते हैं। ये बॉक्स बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से देख लेते हैं। तो देखिए यहां से भारतीय संविधान के अनुच्छेद 148 के अंतर्गत स्थापित, तो अनुच्छेद 148 में लिख रखा है ना कि भारत का एक सीएजी होगा। तो याद रखना है आपको, भारत का एक सीएजी होगा जिसकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाएगी। तो इसकी नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति करता है, याद रखना है। इसका कार्यकाल कितना होता है, 6 वर्ष और 65 वर्ष, जो भी पहले हो। तो ये दोनों याद रखना है, 6, 65 जो भी पहले हो। सीएजी के वेतन भत्ते और भत्ते पेंशन, यानी सीएजी के वेतन भत्ते और पेंशन भारत की संचित निधि द्वारा दिए जाते हैं। संचित निधि क्या होती है अपन पढ़ चुके हैं। तथा नियुक्ति के बारे में वेतन तथा नियुक्ति के बाद वेतन तथा अन्य सेवा शर्तों में बदलाव नहीं किया जा सकता। तो ये याद रखना है, तथा नियुक्ति के बाद वेतन तथा अन्य सेवा शर्तों में बदलाव नहीं किया जा सकता। पदयुक्ति की बात कर लेते हैं। सीएजी को राष्ट्रपति द्वारा केवल संविधान में दर्ज प्रक्रिया के अनुसार हटाया जा सकता है, जो कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने के तरीके के समान है। जो कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने के तरीके के समान है। जैसे सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाया जाता है, उसी तरीके से इसको हटाया जा सकता है सीएजी को। एक बार सेवानिवृत्त होने के बाद, एक बार सेवानिवृत्त या रिटायर होने तथा इस्तीफा देने के पश्चात वह भारत सरकार या किसी भी राज्य के अधीन किसी भी कार्यालय में नियुक्त नहीं किया जा सकता। अगर रिटायर हो जाता है या हटाया जाता है
या इस्तीफा दे दिया जाता है तो उसके बाद वो भारत सरकार या किसी भी राज्य के अधीन किसी भी कार्यालय में नियुक्त नहीं किया जा सकता। तो ये याद रखना है। अब यहां से इंपॉर्टेंट याद रखिए, संविधान के भाग 5 में नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक केग के बारे में दिया हुआ है, अनुच्छेद 148 से 151 तक। तो 4 ही अनुच्छेद में लिख रखा है, एक अनुच्छेद 148 से 151 तक। तो ये पूछा जाएगा, कभी भाग पूछा तो 5 और अनुच्छेद 148 से 151 तक केग के बारे में लिख रखा है या दिया हुआ है। अब बात करते हैं अनुच्छेद 148 की। 148 में यह लिख रखा है कि भारत का एक सीएजी होगा जिसकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाएगी। जिसकी नियुक्ति किसके द्वारा? राष्ट्रपति के द्वारा दी जाएगी। उसको शपथ कौन दिलाएगा? राष्ट्रपति दिलाएगा। और उसकी सेवा शर्तें या वेतन भत्ते भारत की संचित निधि द्वारा दिए जाएंगे। तो ये पहला फैक्ट आपको समझ में आ गया होगा। और काम क्या रहेगा इसका, तो समझ में आ गया। जो केंद्र और राज्य के बीच लेखाओं की सत्यता की जांच करता है, याद रखना है। अनुच्छेद 149 की बात कर लेते हैं। सीएजी के कर्तव्य और शक्तियों के बारे में दिया हुआ है। तो सीएजी के कर्तव्य और शक्तियां अपन ने पढ़ चुके हैं, वैसे भी अभी थोड़ी देर पहले आप वीडियो को देख सकते हैं। तो इसकी अपन ने शक्ति पढ़ ली है, कर्तव्य पढ़ लिए, तो इसके कार्य और शक्तियां अपन ने देख लिए हैं, है ना। तो इस कार्य और शक्तियों के बारे में कहां दिया हुआ है पूछेगा तो 149 में। 150 में क्या लिख रखा है? अनुच्छेद 150 में संघ व राज्य के खातों का विवरण, संघ व राज्य के खातों का विवरण, संघ व राज्य के खातों का विवरण, यानी लेखाओं का प्रारूप, संघ और राज्य के लेखाओं का प्रारूप कहां पे दिया हुआ है? अनुच्छेद 150 में। राष्ट्रपति के अनुसार केग की सलाह पर रखना होगा। लेखाओं का प्रारूप केग की सलाह पर, याद रखना है, अनुच्छेद 150 में लिख रखा है। अब अनुच्छेद 151 की बात कर लेते हैं। संघ में खातों से संबंधित केग की रिपोर्ट राष्ट्रपति को सौंपी जाएगी, जो संसद के प्रत्येक सदन के पटल पर रखी जाएगी। जो संसद के प्रत्येक सदन के पटल, दो सदन होते हैं, उच्च सदन राज्यसभा, निम्न सदन लोकसभा, दोनों पे रखी जाएगी। संघ के लेखाओं संबंधित रिपोर्ट राष्ट्रपति को देगा, वैसे ही राज्य में लेखा संबंधित रिपोर्ट राज्यपाल को देगा। तो ये याद रखना है। तो ये 4 ही अनुच्छेद है फ्रेंड्स, याद रखना है चारों को। 148 में केग के बारे में दिया हुआ है, 149 में उसके कर्तव्य और शक्तियों के बारे में दिया हुआ है, 150 में क्या लिखा है? लेखाओं का प्रारूप दिया हुआ है, और 151 में संघ के लेखा संबंधित रिपोर्ट राष्ट्रपति को देगा, इसके बारे में लिख रखा है। तो अनुच्छेद परीक्षा में आ सकते हैं, याद रखना है आपको। अब बात करते हैं संविधान की अनुसूची 3। जब संविधान बना था जब 8 अनुसूची थी, वर्तमान में 12 है, लेकिन अनुसूची 3 में शपथ का उल्लेख दिया गया है, शपथ के बारे में दिया गया है। तो कौन से तो आपने संविधान पढ़ा होगा। तो अनुसूची 3 में सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश, हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश, सारे मंत्री परिषद केग के शपथ के बारे में दिया हुआ है, केग के शपथ के बारे में दिया हुआ है। तो अनुसूची की धारा 4 में केग की शपथ का उल्लेख मिलता है, केग की शपथ के बारे में दिया हुआ है। तो यह भी अनुसूची पूछी जा सकती है। अनुसूची 3 में शपथ के बारे में दिया हुआ है, किस किस के शपथ के? सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश, हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश, मंत्री और केग के बारे में दिया हुआ है। याद रखना है, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के बारे में नहीं दिया हुआ है, क्योंकि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति की शपथ का उल्लेख तो पर्सनल किसी अनुच्छेद में किया गया है ना, इसलिए यह समझने वाली बात है। तो फ्रेंड्स, इस लेक्चर में इतना ही हमने केग के बारे में डिस्कस किए, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के बारे में डिस्कस किए। जो भी क्वेश्चन बन सकते हैं आपको वीडियो को ध्यान से देखना है और समझना जरूरी है। क्वेश्चन जब आएंगे तो आपसे बन जाएंगे। अनुच्छेद याद रखना है, और इनके कार्य प्रमुख कौन पहले रहे, वर्तमान में कौन है, थोड़ा सा इतिहास से रिलेटेड जानकारी जो थी यहाँ पे, इसको भी याद रखना है। तो इस लेक्चर में इतना ही।
अब मिलते हैं अगले लेक्चर में, जिसमें हम नीति आयोग डिस्कस करेंगे। तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट भी किया करें, अपने फ्रेंड्स लोग को शेयर भी किया करें। मिलते हैं अगले लेक्चर में। धन्यवाद।